नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शाम को ऐसी खबर है जिसकी उम्मीद मुझे जरा भी नहीं थी, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जुबानी जंग हो रही है, तीखी तकरार है, लेकिन सियासी संग्राम में बोली की जगह गोली चलेगी, ये कौन सोच सकता था। और आज ये हुआ। आज शाम को कैंपेन से लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चली, फायरिंग हुई। ओवैसी साहब कह रहे कि 4 राउंड फायरिंग हुई। उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर दावा कर रहा है कि 9 राउंड फायरिंग हुई। जिस गाड़ी में ओवैसी बैठे थे उस गाड़ी में 3 गोलियां लगी हैं। गाड़ी पर निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इत्मीनान की बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी सेफ हैं, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा, इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी हासिल करूंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं, आज शाम जो वारदात हुई वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ओवैसी का कहना है कि उनकी गाड़ी पर 2 लोगों ने फायरिंग की, एक पकड़ा गया, हथियार भी बरामद हो गया। पकड़े गए शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। आईजी, एसएसपी जैसे तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का ब्यौरा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को जल्दी से जल्दी पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। सवाल यह कि हमला करने वाले कौन थे? क्या वो किसी संगठन से जुड़े हैं? हमले का मकसद क्या था? क्या ये कोई सियासी साजिश थी, चुनाव से जुड़ा मसला था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जो कहानी पता चली, जो बातें सामने आई, चश्मदीदों ने जो बताया, उससे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। हमलावर रैकी कर चुके थे। हमला करने वालों को ओवैसी के रूट की पूरी जानकारी थी। वो काफी वक्त से उनके काफिले का पीछा कर रहे थे, गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। हमलावरों को मालूम था कि ओवैसी किस गाड़ी में है, उन्होंने उसी गाड़ी पर फायरिंग की। हमलावरों को पता था कि टोल पर गाड़ी स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, निशाना लगाने में आसानी होगी, इसलिए पिलखुआ के पास छिजरासी टोल प्लाजा पर हमले को अंजाम दिया गया। यह अच्छी बात है कि ओवैसी के काफिले में शामिल उनके ठीक पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और फायरिंग करने वाले शख्स पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो गिर गया और हथियार समेत पकड़ा गया। क्योंकि फायरिंग के बाद वहां हंगामा हो गया, ओवैसी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें शक था भीड़ में और भी हमलावर हो सकते हैं। इसलिए ओवैसी दूसरी गाड़ी से वहां से निकल गए। दिल्ली में अपने घर पहुंचने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई। मैं ओवैसी साहब से बात करूं इससे पहले आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा देता हूं जिस वक्त ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। छिजारसी के टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास में है। इस विजुअल में 2 व्यक्ति आपको फायरिंग करते हुए साफ साफ दिखाई देंगे। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है वो छिजारसी के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। तस्वीरों में जीन्स और लाल रंग की जैकेट पहने हुए एक आदमी हाथ में पिस्टल लिए टोल प्लाजा की लेन की तरफ से भागता दिखता है। यह शख्स उस वक्त टोल प्लाजा से गुजर रही एक गाड़ी को क्रॉस करता है और आगे जाकर गोलियां चलाने लगता है। यह व्यक्ति खौफ होकर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी वक्त एक गाड़ी बाईं तरफ मुड़ी और फायरिंग करते हुए शख्स को उस गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद सीसीटीवी में जीन्स और सफेद शर्ट पहने एक और आदमी दिखाई देगा। यह व्यक्ति भी लगातार गोलियां चला रहा है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके साथी को ओवैसी के काफिले की गाड़ी ने टक्कर मारकर गिरा दिया, तो यह व्यक्ति भी फायरिंग करता दिखाई देता है और फिर दूसरी दिशा में भागता दिखाई देता है। जिस शख्स को गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो गिर गया था, वो पकड़ा गया है। उसके पास से पिस्टल भी बरामद हो गई है, जबकि उसका साथी फरार है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप खैरियत से हैं, सही सलामत हैं? जी सर, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुकद्दर में मौत नहीं लिखी तो रजत शर्मा साहब के प्रोग्राम में बैठे हैं सामने आप। मैंने वो तस्वीरें देखी, ओवैसी साहब बहुत चिंता हुई,
पिस्तौल ताने एक आदमी गोलियां चला रहा है, एक आदमी भाग रहा है। बड़ा खौफनाक मंजर था। तो कैसे हुआ ये सब? रजत साहब, हम लोग आज हमारा मीरठ में प्रोग्राम था, बड़ा कामयाब पैदल दौरा था, फिर किट्ठौर में था। हम किट्ठौर से प्रोग्राम करके जब वापस दिल्ली आ रहे थे तो इस टोल गेट पर जाहिर है गाड़ी स्लो हो जाती है। तो हम 4 गाड़ियों के काफिले में थे। एक गाड़ी में हाजी साहब सारिम थे, मेरी गाड़ी में यामीन, मैं और शौकत, और पीछे गाड़ी में हमारे एक्स मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और दूसरी गाड़ी थे। तो अचानक एक धमाके की लाउड साउंड आई। अब यामीन ने कहा कि भाई हम पे हमला हो रहा है। तो मैं जब 90 डिग्रीज पर जब पैसेंजर सीट पर देखा कि वो जो व्हाइट जैकेट पहना हुआ एक शख्स है और मेरी पैसेंजर डोर के ऑपोजिट में बिल्कुल 10 कदम के फासले पर एक रेड हुडी पहना फायरिंग कर रहा है। तो मैंने यामीन कहा कि भाई तू सामने गाड़ी को मार हाजी साहब के और निकल यहां से। तो उसने 2-3 बार मारी, गाड़ी निकली और पीछे से माजिद हुसैन के ड्राइवर ने उस रेड हुडी पहनने वाले पर अपनी गाड़ी चढ़ाई जिसके वो जख्मी हुआ। तो व्हाइट जैकेट वाले ने कंसिस्टेंटली दूसरे 2 फॉर्च्यूनर पर हमला किए। खैर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। हम 5-6 किलोमीटर दूर जाकर एक फ्लाईओवर के करीब में रुके। हमने फोटो ली उस गन शॉट्स की और फिर हाजी साहब गाड़ी में बैठकर हम बोले कि पहले सबने कहा और मैंने भी कहा कि यहां से निकलना जरूरी है। फिर वापस गए तो दिल्ली पहुंचे, सब लोग वापस गए उस टोल गेट पर। तो वहां पर मालूम हुआ कि वो जो रेड हुडी का जो शूटर था वो पकड़ा गया। सीन ऑफ ऑफेंस से वेपन भी मिला और एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी का फॉरेंसिक जायजा लेंगे, टेक्निकल जायजा लेंगे। मतलब करिए, हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं कि ये 2 लोग जो बुज़दिलाना हरकत किए इनके पीछे एक बड़ा दिमाग है, आप उसको तलाश करिए। क्योंकि जाहिर है हमको फॉलो कर रहे थे, ये मीरठ से हो या दिल्ली से हो, कहां से हो नहीं मालूम। तो उनको ये पता था कि इस टोल गेट पर जाहिर है हर गाड़ी रुकती है उस बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए, फास्ट टैग लगा हुआ है। तो जब तक वो उठता नहीं है तो बिल्कुल 10 कदम के फासले से उन्होंने इस तरह का हमला किया। ये अल्लाह का करम है कि आज हमारी जान अल्लाह के करम से बच गई, वरना तो वो लोग पूरा एक बुरा इरादा लेकर आए थे। जी बिल्कुल, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। क्योंकि वो सीसीटीवी में आप जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि वो टोल प्लाजा पर गाड़ी धीरे होती है तो ऐसा लगता है वो इंतजार कर रहे थे गाड़ी के धीरे होने का, मौके का तलाश कर रहे थे और फिर वो गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसा और बिल्कुल मैटर ऑफ सेकंड्स में बिल्कुल एक साथ तो हमारे यामीन का और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि वो हाजी साहब की गाड़ी को मारने वाले, उनकी गाड़ी का बम्पर भी डैमेज हो गया। तो हम निकले, टायर पंक्चर हुआ, आगे जाकर बोले चलो टायर को छोड़ो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। तो पीछे से माजिद हुसैन के ड्राइवर ने काम किया। तो ये रजत जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये 2 लोग नहीं है, ये एक नफरत की जो जहर का पैगाम घोला जा रहा है भारत देश के जिस्म में। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जड़ तक जाएगा। आप रोकिए इन लोगों को निकालिए, इनके असली चेहरों को बेनकाब करिए, वरना याद रखिए रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, फिर रूल बाय गन होगा। देश में खुदा ना खास्ता एनार्की ना पैदा हो जाए। फिर ये लोग तो वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान से इस तरह की नफरत करते हैं कि ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो अगर गोली से अगर किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो क्या पैगाम जाएगा। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ये बुज़दिल लोग हैं, मगर हम आपके जरिए से उन बुज़दिलों को कहना चाहेंगे कि हर एक को इस दुनिया से जाना है और अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी। हम अपना काम करते रहेंगे, पूरे बेबाकी के साथ करेंगे, बल्कि और बेबाकी से करेंगे। बिल्कुल, आप और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश की जनता की जान की हिफाजत करें। नहीं, आपकी बहुत लंबी उम्र और बहुत दुआएं आपके लिए हैं। अभी भी रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि एक शूटर जो पकड़ा गया वो तो नोएडा का रहने वाला है और दूसरा लड़का पता चला है पुलिस को कि वो सहारनपुर का रहने वाला है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोई 2 लड़कों का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे बड़ी साजिश है। और रजत जी, जो वेपन भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो वेपन ऐसा वैसा नहीं है। अरे हम पर गोलियां चलाए, जब इसका एक साथी जख्मी हो गया तो दूसरा उस गाड़ी पर फायरिंग कर दिया जिस पर उन्होंने उसके साथी को जख्मी किया था। तो ये इतना इनके पास अगर 10-12 राउंड से ज्यादा इनके पास अगर गोलियां हैं
तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको अंजाम दिया। ये अलग बात है कि वो जो बदनीयती से आए थे वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको उसमें इजाजत नहीं दी, मगर पूरी तैयारी के साथ आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 7-8 फीट के फासले से आप देख रहे हैं कि कोई गोली चला रहा है आप पर। जी, आपको 1 मिनट के लिए तो डर तो लगा होगा, घबराहट हुई होगी? नहीं, हम तो जब हम गोली देखे तो हम कलमा पढ़ लिए, कि बोले हम समझे कि चलिए वक्त आया है अल्लाह से मिलने का, मगर अब क्या करेंगे रजत जी। प्रयागराज में धर्म संसद होता है, सरकार उसका नोटिस नहीं लेती, हर शख्स वहां पर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता है। एक महाशय है गाजियाबाद में, उन्होंने हमारी गर्दन का इनाम रख दिया, हमारे घर पर हमला होता है, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, हमारे वालिद के जमाने का साथी राजू लाल 70 साल का उसको पीटते हैं। अगर ये सब देखकर भी सरकार अगर होश के नाखून नहीं लेगी तो फिर कब लेंगे आप? अगर एक देश के सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई आप जानते हैं ना, आपके पास तो पूरा टेक्निकल हर चीज है, आप जानते हैं कि कौन कहां बैठा है। तो अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको तमाम को बेनकाब करे, मगर हम नहीं रुकने वाले हैं। ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, कल मैं लोकसभा जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करूंगा, अपनी बात को रखूंगा और परसों से फिर मैं उत्तर प्रदेश के गलियों कूचों में, गांव में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे, मगर डर कर कैसे हम अपनी आवाज को दबा लेंगे? संविधान मुझे हक देता है अपनी बात करने का, मैं अपनी बात करूंगा और मैं अपनी बात करता आया हूं। लोगों को पसंद नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको इख्तियार नहीं है। क्या आपके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? कोई पायलट कार, कोई पुलिस? रजत जी, हम 94 में जब विधायक बने, 94 से लेकर 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल लिख कर देते कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है लोग हथियार लेकर, मुझे एक किस्म से एलर्जी होती है, परेशानी होती है जब हथियार को देखता हूं। मैं नहीं लिया हथियार, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, ना मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी, हम क्यों टैक्स देते हैं? सरकार जान की हिफाजत करे। अगर एक सांसद की हिफाजत सरकार नहीं कर सकती तो फिर आम नागरिक की क्या हिफाजत करेगी? मैं नहीं लिया, मैं आज इंशाल्लाह मैं कल भी नहीं लूंगा। मुझे यकीन है कि जब मौत मेरी जान की हिफाजत करेगी तो जब वक्त आएगा जाएंगे, मगर मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे सामने हथियार लेकर चले। मुझे बड़ा अजीब नजर आता है कि मेरा मानना यह कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर शख्स की, हाँ हमारे साथ 4 गाड़ियां थी, साथियां थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलिए, ये सबसे बड़ा करम तो ऊपर वाले का था। हाँ, ये सब ठीक हुआ, मगर नहीं, वो जो पीछे गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने बड़ी समझदारी दिखाई। और नहीं, ना सिर्फ वो बड़ी समझदारी उसने दिखाई, बल्कि उसने और हमारे यामीन खान साहब ने जो गाड़ी, हाजी साहब की गाड़ी को डैमेज हुआ, बट उनको ढकेल कर हम आगे जो बढ़े। और सही कहा आपने कि माजिद हुसैन ने जो सलाहियत दिखाई और उनके ड्राइवर को कहा कि भाई इसको चला, इसे गाड़ी चला दे, इसके ऊपर रोक इसको, क्योंकि वो फायरिंग कर रहे थे हमारी गाड़ी पे कॉन्स्टेंटली। अब वैसे साहब, जो इंडिया टीवी की कॉन्क्लेव थी अभी पिछले हफ्ते, तो अब उसमें मुझे याद है आपने कहा था कि आपको धमकी मिली थी, तो आपको अपनी हिफाजत का ध्यान तो रखना चाहिए। कुछ लोगों पर शक है आपको, कौन हो सकते थे? रजत जी, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं ना। अच्छा, मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो, मेरा उस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं है कि मैं इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कुछ होता है, मैं ऐसा करता हूं। मैं नहीं, मेरी एक ही जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं अपने संविधान को, अपने भारत की जमहूरियत को, लोकशाही को, और मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज को और पिछड़े समाज को उनका हक मिले। बस मेरी जिंदगी का मकसद ही वही है, और दूसरा कुछ तो है ही नहीं मेरे पास। मैं शुरू से हम वही कर रहे हैं। जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की थी, केशव मौर्य से, तो वो कह रहे थे भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो उसको पकड़े जाएंगे, इसकी गहराई से जाएंगे और इस साजिश के तह तक जाएंगे। ये तो वक्त तय करेगा कि वो कितने ईमानदार साबित होंगे अपने इन दावों में। अगर वो ये समझेंगे कि नहीं, ये 2 लोग ऐसा ही कर लिए थे, वो फुला बहाना कर दिए थे, तो नहीं होगा। ये 2 लोग का कारनामा नहीं है, ये बड़ा कारनामा करने वाले बड़े बड़े जहन हैं,
जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है भारत के लिए, जो भारत में आतंकवाद और रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं तो करके दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए। ये देश देखेगा, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। जी, मैं ओवैसी साहब आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये कोई दो लोग नहीं थे, ये एक बड़ी साजिश थी और बड़ी प्लानिंग के साथ रैकी करके, पीछा करके और ये तय करके कहां पर गाड़ी स्लो हो रही है और निशाना आप ही थे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल खतरनाक चीज है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इसकी बिल्कुल गहराई से जांच होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, पता चलना चाहिए इसके पीछे कौन है। आपका बेहद शुक्रिया रजत जी, आपके इस हौसला अफजा अल्फाज का मुझे बड़ा हौसला देती हैं और इत्मीनान देती हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मेरी बात रखने का मौका और मेरी दुआ है कि आप बहुत लंबी उम्र हो आपकी, आपके ऊपर कभी कोई खतरा ना हो, आप पूरी हिफाजत रहें और आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओवैसी साहब ने जो कहा, तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है और ये वाकई में हैरानी की बात है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि ओवैसी साहब को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, वो सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं। ये तस्वीरें बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। ओवैसी ने सही कहा कि इस तरह का हमला किसी नेता पर, किसी पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं है, ये हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर हमला है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ करूंगा। एक हमलावर पकड़ा गया है, दूसरा भी जरूर पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जैसा मैं ओवैसी साहब से बात कर रहा था, ये मामला सिर्फ दो लड़कों का नहीं है। जाहिर है इस साजिश के पीछे और कई लोग हैं, वो कौन है, इसमें कौन शामिल है, इसका पूरा पूरा खुलासा होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। ओवैसी ने जो कहा, उनका दुख, उनका गुस्सा, ये समझ में आता है, जायज है। असदुद्दीन ओवैसी तीखा बोलते हैं, विरोधियों पर जोरदार हमले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ओवैसी पर हमला हो। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। मौत को इतने करीब से देखने के बाद भी वो अपनी बात को पूरी ताकत के साथ जनता के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कैंपेन जारी रखेंगे, कल फिर लोग के बीच जाएंगे। लेकिन उन पर जो हमला हुआ उस पर वो चुप नहीं बैठेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, लोकसभा में सवाल उठाएंगे, लोकसभा के स्पीकर के सामने दरख्वास्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमला करने वालों के साथ साथ उनके पीछे जो लोग हैं उनका भी खुलासा हो। मैंने आपको टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज तो दिखा दी। हमारे संवाददाता कुमार सोनू टोल प्लाजा पर पहुंचे। आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाता हूं जहां यह पूरी घटना हुई। ओवैसी की ये वही गाड़ी है जिसमें आप देखें गोलियों के निशान हैं, 1 और 2 गोलियों के निशान हैं। फिलहाल दिल्ली नंबर ये गाड़ी है और यहां पर लाई गई है। आप देखें ये घटना स्थल पर इसी गाड़ी में मौजूद थे 1, 2 ये बुलेट के निशान बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक शख्स जो है इस गाड़ी को लेकर वापस पहुंचा है क्योंकि घटनास्थल यही है। ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे और जब वो इस छजारसी टोल गेट पर पहुंचे, टोल प्लाजा पर पहुंचे, तो जब यहां से उनकी गाड़ियां निकल रही थी, उनके काफिले में 4 गाड़ियां थी, वो खुद एक गाड़ी में मौजूद थे और एक शख्स जो है उनका जो जानकार वो गाड़ी चला रहा था, तो उस दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग का दावा उन्होंने किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक शख्स को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, तो हमें बता रहा जा रहा है कि जो दूसरा शख्स है वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस शुरुआती जांच में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फायरिंग के बाद ओवैसी ने समझदारी दिखाई, वो मौके पर रुके नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी, इसलिए कुछ दूर निकलने के बाद गाड़ी बदली और अपने साथ चल रही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। ओवैसी जिस गाड़ी से दिल्ली आए उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे मोहम्मद असगर ने भी पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। हमारे संवाददाता संजय शाह ने मोहम्मद असगर से बात की। असगर ने बताया कि फायरिंग करने वाले पहले से टोल प्लाजा पर बैठे ओवैसी के आने का इंतजार कर रहे थे। घटना के वक्त मौजूद मोहम्मद असगर हमारे साथ है। असगर जी, उस समय क्या घटना हुई, किस तरह से हुई? सर, हम लोग आ रहे थे, आगे एक सफारी थी, इसके बाद हमारे सदर साहब की गाड़ी थी, फिर इसके बाद 2 फॉर्चूनर थी, मेरी थी, इसमें पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब बैठे थे, मैं चला रहा था गाड़ी। तो जैसे ही टोल प्लाजे पे पहुंचे, सफारी आगे निकली तो टोल पे गाड़ी रुकती है ना, तो इतने में फायरिंग चालू हो गई लेफ्ट से।
दो लोग हम लोग आंखों से देखे, अपनी 2 लोग बाकायदे गोली चला रहे हैं। 8-9 राउंड मेरे हिसाब से फायरिंग हुई है। इसके बाद माजिद साहब उतर गए और लोग भी गाड़ी में थे, हम लोग 5-6 लोग थे, सब लोग उतर गए। तो एक इधर भाग रहा था, एक पीछे भाग रहा था। तो जो इधर भाग रहा था तो इसको मैंने अपनी गाड़ी से इसके पैर पे चढ़ा दिया। इसके बाद फिर पीछे माजिद भाई थे, मैं सोचा कहीं पीछे वाला माजिद भाई के ऊपर फायर ना कर दे, मैं पीछे फिर गाड़ी लेके चला गया। फिर हम लोग आगे निकल गए, हम लोग सोचे कि कहीं ऐसा नहीं कि साहब को गोली लग गई है। फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर इसके थोड़ी देर के बाद फोन आया कि सेफ है सब लोग। हम लोग फिर रिटर्न यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो देखे यहाँ पे पिस्टल, पुलिस वाले 2 पुलिस वाले फिर तब थे मौके पे। तो पुलिस वाले ने पिस्टल भी उठाया। उसके बाद सुन रहे हैं अभी कि किसी को पकड़े हैं, जिसकी टांग टूटी थी, इसको पकड़े हैं। वो दोनों लोग जो थे क्या पहले से वहाँ बैठे हुए थे? तो ऐसे ही लग रहा है जिस हिसाब से ये सब हुआ है। अब गाड़ी जा रही है, 2 लोग यहाँ खड़े हैं। अब गाड़ी जैसे ही आई, फायरिंग चालू हो गई, तो इसका मतलब कि पहले से ही थे इन लोग। क्या पहचान पाएंगे उन दोनों लड़कों को? बिल्कुल पहचान लूंगा। किस तरह का हुलिया था? एक व्हाइट जैकेट पहना था और एक रेड था। कितनी गोलियां मौके पर चली? मेरे हिसाब से 8-9 फायर हुआ है। जिस गाड़ी पे गोली लगी है उसी में ओवैसी साहब थे? जी, ये डिस्कवरी थी ना, अभी आई है यहाँ पे, शौकत साहब आए हैं। अभी आई है गाड़ी, गाड़ी पंचर भी हो गई थी। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है हमला? पता नहीं, अब जांच हो इसकी। साहब ने तो अपील की है कि जांच के लिए, अब जांच होगी तो इसको मालूम पड़ेगा ऐसे कैसे करने, कौन किया क्या नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी आज सुबह से ही कैंपेन में लगे हुए थे। मेरठ में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए। इसके बाद उन्होंने किठौर में डोर टू डोर कैंपेन किया, रोड शो किया और इसके बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के घर खाना खाया, नमाज पढ़ी और शाम को वापस दिल्ली के लिए निकले। जब छिजरासी के टोल प्लाजा पर पहुंचे उस वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अब सवाल यह है कि क्या हमलावर किठौर से ही ओवैसी के काफिले का पीछा कर रहे थे या फिर उन्हें पहले से पता था कि ओवैसी शाम के वक्त इसी रास्ते से दिल्ली लौटेंगे, इसलिए वो टोल प्लाजा पर घात लगाकर बैठे थे। अब पुलिस इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। ये एक संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको इनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसमें पूछताछ के बाद जो साक्ष्यों के आधार पर हम लॉजिकल एंड पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। इसमें एक सवाल ये, जो जिसको हिरासत में लिया है, क्या उसने क्या बताया, क्या कोई बयानों से इनके नाराज था? अभी इट इज वेरी प्रीमैच्योर, अभी बहुत कम समय है, अभी पूछताछ कोई प्रोफाइल नहीं है और जो लोग ये बताते हैं उनका भी नाम पता तस्दीक करना बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि ओवैसी के ऊपर पहले भी हमले होते रहे हैं। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में भी ओवैसी के घर पर हमला हुआ था। इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन बीजेपी सरकार इस गंभीर मामले को तवज्जो नहीं दे रही, जबकि सवाल एक एमपी की सिक्योरिटी का है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है और आश्चर्य की बात है, उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार उनको धमकियाँ मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतजार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला एक गंभीर मामला है। ओवैसी ने यूपी के चुनाव में 100 उम्मीदवार उतारे हैं, जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब पर जोरदार हमला करने में लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखकर एक बात तो साफ है कि ओवैसी पर गोलियां पूरी प्लानिंग के साथ चलाई गई। उन पर हमला करने वाले हथियार लेकर घात लगाकर बैठे थे। ओवैसी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है वो सलामत हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमला करने वाले अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते, ओवैसी साहब को जरा सी भी चोट लग जाती तो कितनी गड़बड़ होती, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश है। अब मुझे लगता है कि ओवैसी पर गोली चलने की घटनाओं को विरोधी दल इशू बनाएंगे। वो पूछेंगे, अगर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को इतना चौबंद होने का दावा करते हैं तो सरेआम एक एमपी की कार पर गोली कैसे चल गई?
हालांकि आज इसका जवाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। उन्होंने इंडिया टीवी से कहा कि हमारी सरकार के वक्त में अगर क्राइम होता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं और इस बार भी पकड़े जाएंगे। अब इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने भी चीफ मिनिस्टर योगी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से यही मांग की है। ओवैसी पर आज जिस वक्त हमला हुआ उस समय वो वेस्ट यूपी की किठौर विधानसभा सीट में डोर टू डोर कैंपेन करके वापस दिल्ली आ रहे थे। ओवैसी के अलावा आज जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, मायावती जैसे तमाम बड़े बड़े नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए सिक्योरिटी भी कड़ी थी। इसके बाद भी ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने की हिम्मत, ये बड़ी हैरानी की बात है। वैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी नेता योगी राज में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी उपलब्धि आज ही बता रहे थे। आज भी अमित शाह ने अपनी हर रैली में कहा कि योगी ने बड़ी मुश्किल से दंगाइयों को जेल भेजा है। अमित शाह ने बुलंदशहर और गाजियाबाद में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। बुलंदशहर में अमित शाह ने कहा कि योगी ने 5 साल में यूपी को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और गुंडागर्दी से मुक्त कर दिया और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अमित शाह ने कहा 5 साल पहले अखिलेश की सरकार में माफिया लोगों को परेशान करते थे, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, लेकिन अब यूपी के माफिया सिर्फ 3 जगह दिखते हैं, जेल में, बेल पर, यूपी से बाहर या फिर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की सूची में। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान? जोर से बोलो है क्या? और जोर से बोलो है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। पलायन माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद अमित शाह ने माफिया के नाम गिनाए। उन्होंने कहा अतीक अहमद को अखिलेश ने सिर पर चढ़ाया, इमरान मसूद को आगे बढ़ाया, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे न जाने कितने माफिया गुंडों को अखिलेश ने पाला पोसा। अमित शाह ने कहा बड़ी मुश्किल से योगी ने गुंडे और माफियाओं को जेल भेजा है। अगर चुनाव के दौरान थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये गुंडे और माफिया जेल से निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई देंगे। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूँ, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतने जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। चूंकि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का रथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, इसलिए जवाब भी तुरंत आए। बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अखिलेश से सवाल अमित शाह के इल्जामात पर हुए, लेकिन अखिलेश ने आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लगे जो आरोप थे
उनके बारे में जो कुछ कहा गया था उसको लेकर तो कुछ नहीं कहा। अखिलेश ने बुलंदशहर में हुई रेप की वारदात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर योगी के राज में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है तो फिर बलात्कार की घटनाएं क्यों नहीं रुकती। बुलंदशहर में बच्ची की रेप के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध पर सरकार खामोश क्यों है। बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है। लगातार सरकार ने यह कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। चूंकि अखिलेश ने अपराध का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। हालांकि आज योगी ने कैंपेन नहीं किया, आज योगी गोरखपुर में हैं, लेकिन गोरखपुर रवाना होने से पहले योगी ने लखनऊ में अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख ले। योगी ने कहा कि मायावती के राज में 364 दंगे हुए, अखिलेश के जमाने में 700 से ज्यादा दंगे हुए, लेकिन बीजेपी की सरकार के वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में चोरी, डकैती, किडनैपिंग, रेप, मर्डर जैसे अपराधों में बहुत कमी आई। अब यूपी में अपराधी जनता की संपत्ति पर कब्जा नहीं करते, बल्कि अपराधियों की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेती है। 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार ने इस दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। प्रदेश सरकार ने लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया। प्रदेश की सरकार की कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में भी दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनकी संख्या 155 से अधिक, घायल हुए 3638, 13 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए और 1236 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 48,038 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का स्ट्रांग पॉइंट है और इस बात को अमित शाह भी समझते हैं। वैसे भी अमित शाह बड़े चतुर कैंपेनर हैं। वो विरोधी दलों को वहां चोट करते हैं जहां डर सबसे ज्यादा होता है। अमित शाह जानते हैं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खां को लेकर अखिलेश के पास कोई जवाब नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आज भी माफिया और गुंडों की हरकतों को याद करके सिहर जाते हैं। अमित शाह को यह भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी छवि आपराधिक है या फिर वो
दंगों में शामिल रहे हैं। इसीलिए अमित शाह लोगों को बार बार बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यही माफिया, यही गुंडे फिर लोगों को सताएंगे। हालांकि अखिलेश यादव को लगता है कि जयंत चौधरी के साथ अलायंस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको फायदा होगा और ये सब मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। लेकिन आज अमित शाह ने जयंत चौधरी को भी आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को लग रहा है कि सरकार बनी तो अखिलेश उनकी सुनेंगे, लेकिन जयंत चौधरी को अखिलेश का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने चाचा की नहीं सुनी वो जयंत की क्यों सुनेगा। मैं उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो दूसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाए। जब जब अमित शाह या योगी आदित्यनाथ इस तरह के सवाल उठाते हैं तो जयंत चौधरी उसका सीधा जवाब नहीं देते। आज भी उन्होंने कहा कि फैसला किसानों को और नौजवानों को करना है। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हार की बौखलाहट है। बीजेपी के नेता जितना डराएंगे, धमकाएंगे, पश्चिमी यूपी के लोग उतना ही एकजुट हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया। ये वो सरकार है जो चुनाव के इसने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। जयंत चौधरी के बाद अखिलेश ने भी योगी के बयान पर आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी ने तो आज इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर योगी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि योगी चाहे जितना तीखा बोल लें, चाहे जितनी सभाएं कर लें, लेकिन इतना तय है अब योगी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने ही योगी को वापस घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। अब योगी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसका जवाब अखिलेश को आज ही मिल गया। बुलंदशहर में अमित शाह ने कह दिया आएगा तो योगी ही। अमित शाह ने कहा अगली सरकार बीजेपी की बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। में आपने जिताया जाए नहीं जिताया जा? अरे जोर से बोलो, जिताया जाए नहीं? 17 में भी जिताया नहीं, 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए
22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अखिलेश यादव को इस बात का यकीन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी के साथ अलायंस से उनका काम हो जाएगा, वो यहां बीजेपी को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि 2019 के चुनाव में जब उन्होंने मायावती के साथ समझौता किया था तो उन्हें भी इसी तरह का विश्वास था कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल गए तो उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और ज्यादातर लोग यही सोचते थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी यही सोचते थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ आने के बावजूद बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था। उस समय भी बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। जहां तक इस चुनाव की बात है, मायावती इस बार अकेले अपने दम पर लड़ रही हैं और कांग्रेस भी अपने दम पर। लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है। आज हमने एक दूसरे नेताओं पर तीखी बयानबाजी के बीच जुबानी जंग की बयान सुने, तकरार सुने, लेकिन एक अच्छी तस्वीर आई है। आज बुलंदशहर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना हुआ। प्रियंका गांधी का रोड शो बुलंदशहर के जहांगीराबाद में अनूप शहर बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का चुनावी रथ आमने सामने आ गया। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़े, अभिवादन किया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अखिलेश ने प्रियंका से अभिवादन की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। अखिलेश ने लिखा, एक दुआ सलाम तहसीब के नाम। उत्तराखंड में चुनाव के मौके पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बना दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस देवभूमि में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का विरोध कर रही थी, लेकिन अब वोटों के चक्कर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कर रही है। असल में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उनकी 7 मांगे मानने का वादा कर दिया है, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी शामिल है। असल में अकील अहमद सहसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से यहां से आर्येंद्र शर्मा को टिकट दे दिया। अकील अहमद बागी होकर चुनाव न लड़े, इसलिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उनसे बात की। अकील अहमद मान तो गए, लेकिन बदले में उन्होंने पार्टी से सरकार बनने पर उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करवा लिया और अकील अहमद ने इसका खुलासा भी कर दिया, तो बीजेपी ने इसे इशू बनाया। नीति रही है, कांग्रेस की नीति रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम 4 धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि 4 धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं और दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। जो वीडियो सामने आया उसमें अकील अहमद दावा करें कि हरीश रावत ने उनसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन जब हरीश रावत से पूछा गया तो वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। अकील अहमद ने हरीश रावत को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर ये कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा नहीं किया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हरीश रावत करते हैं तो हिंदू वोट कटने का डर है, इसलिए हरीश रावत खामोश हैं। इसे कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। आज छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल
और वहां के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का झगड़ा सड़क पर आ गया। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे। रायपुर के साइंस कॉलेज में उनका प्रोग्राम था। राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेताओं ने पूरे शहर में पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे। टीएस सिंहदेव ने भी अपनी और राहुल गांधी की फोटो वाले पोस्टर साइंस कॉलेज के आसपास के बिजली के खंभों पर लगा दिए। राहुल गांधी के आने से पहले ही रायपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने इन पोस्टर्स को हटा दिया, कूड़े में फेंक दिया। हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। अपने नेता के पोस्टर हटाए जाने से टीएस सिंहदेव के सपोर्टर बहुत नाराज हुए। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर ऐसा हुआ, क्योंकि टीएस सिंहदेव पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले को लेकर एक ताजा खबर यह है कि पुलिस ने दूसरे शूटर को भी पकड़ लिया है। ओवैसी से थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था यह काम 2 लड़कों का नहीं, उन्हें लगता है इसके पीछे बड़ी साजिश है और हो भी सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।